हेलो एवरीवन। कैसे हो सारे। आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसको टीआईआर भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये टीआईआर होता क्या है, होता क्यों है, किन कंडीशंस की वजह से होता है, होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और फिर लास्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम देख के कुछ फीलिंग आ रही है कि भाई कोई इंटरनली रिफ्लेक्शन की कुछ बात होनी है इसमें। ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली ये होता क्या है। हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? व्हेन लाइट रेज goes from one medium to another, its direction changes. When it goes from denser medium to rarer medium, it tilts toward it tilts away from the normal. And when it is moving from rarer to denser, it tilts towards the normal. ठीक है। तो जैसे ये एक कोई डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से रेज निकल रही हैं और इसके बाद इधर रेयरर मीडियम है। तो जब रेज यहां से निकल रही है तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है। तो अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये इसी पाथ पे मूव करता, लेकिन यहाँ पे इसको पता चल रहा है कि भाई डेंसर टू रेयरर जा रहा है। तो कह रहा है नहीं नहीं, मैं नॉर्मल से दूर जाऊंगा। तो इसने कुछ इस पाथ पे चला गया। अब ये कितने एंगल पे जाएगा ये हमारे को स्नेल्स लॉ बताता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब जिसमें जा रहा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। these are absolute refractive index of second medium and first medium। ठीक है। तो ये अप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये कितने एंगल पे यहां से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। अभी हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना, वैल्यूज नहीं निकालनी। हमें ये पता है कि ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, ये डेंसर टू रेयरर जाएगी तो नॉर्मल टू अवे जाएगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये दूसरे मीडियम में जाए ही ना, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए? इस फिगर में देखते हैं। ये डेंसर मीडियम से रेज निकल रही हैं और आइडियली इनको क्या होना चाहिए? आइडियली इनको दूसरे मीडियम में जाना चाहिए कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कंडीशन जब होता है इसको हम कहते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब? जब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जाती है तो जहां से उसको बाहर निकलना होता है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाके वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और किसी भी एंगल पे नहीं जाती। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। मतलब जितने एंगल पे उस पॉइंट पे इंसिडेंस होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिजिकल मतलब समझ में आया कि लाइट जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो रेयरर मीडियम में नहीं जा रही है, वो रेज कहाँ जा आ जा रही है? वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है। अब देखेंगे ये ऐसा होता क्यों है। तो इस फिगर पे आप लोग ध्यान दो।
ये अगेन सोर्स ऑफ लाइट है, ये डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है सोर्स ऑफ लाइट, और ये बाउंड्री है। इसके इधर क्या है, रेयरर, और उसके नीचे डेंसर। लेट्स से ये एयर है और ये वाटर है। हमें पता है वाटर इज डेंसर देन एयर। ठीक है। अब जब ये रे इस एयर वाटर इंटरफेस को 90 डिग्री पे हिट कर रही है, नॉर्मली हिट कर रही है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। तो हमें पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है। मतलब रे जो जाती है वो अनडेविएटेड जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। रे जब जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। ठीक है। जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे तो जीरो है, अब थोड़ा इधर जाएंगे तो थोड़ा मिल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट से ये जैसे 10 डिग्री है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाके नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे ही जाती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही कहता है। थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, ये 10 से 20 डिग्री कर दिया, तो थोड़ा और अवे चली जाएगी, बिकॉज साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, और वाइस वर्सा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यहां पे ले गए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस बढ़ गया, तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और बढ़ाया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया। यहां पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया उससे पिछले वाले कंपैरिजन में, तो ये रे जो इतना डेविएट हो गई कि ये अलोंग द इंटरफेस चली गई, इस सरफेस के अलोंग चली गई ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो हम यहां से लेके यहां तक हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करते जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ये इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसके बाद जो भी रेज आएंगी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब इसको रिफ्रैक्ट नहीं कहेंगे, अब इसको रिफ्लेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो ये एक कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे हिट कर रही है, तो उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस चला जा रहा है, और इसके बाद थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे, इसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, वो सारी रेज इंटरनली रिफ्रैक्ट होंगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। तो इसके बाद वाले सिचुएशन को पी के बाद वाले सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, पी के बाद वाले कंडीशन को क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पी के बाद इतनी भी रेज इंसिडेंट होंगी वो ग्रेटर देन दिस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका ज्यादा ही होगा पी के कोरस्पॉन्डिंग, तो उसके बाद की सारी रेज इंटरनली सेम मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसको टीआईआर कहते हैं। और अब हमें समझ में आया ये टीआर होता क्यों। ठीक है। अब जिस सिचुएशन पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द इंटरफेस जाएगी, उस कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्रिटिकल एंगल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सोर्स से जो लाइट आ रही है
इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया जाएगा कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरी मीडियम में नहीं जाके अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल है ये। इसको सी से डिनोट करेंगे। इसके बाद का ये जो भी एंगल होगा, इसके बाद का ये जो भी एंगल होगा, ये θ1, θ2, ये θ2 इज ग्रेटर देन θ1 इज ग्रेटर देन सी। उसके बाद के जितने भी एंगल्स होंगे इंसिडेंस वाले, वो कैसे होंगे, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होंगे। तो आफ्टर दिस पॉइंट पी सारी रेज इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। अब कहते हैं ये क्रिटिकल एंगल होगा कितना। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो हम पी पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। एट पॉइंट पी अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसमें फर्स्ट मीडियम कौन है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही है। सेकेंड या फाइनल मीडियम कौन सा है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज निकल रही हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल मीडियम, ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम। लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज μ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज μ2। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 और अपॉन μ1। म्यू टू और म्यू वन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम। जिसमें रेज रिफ्रैक्ट होके जा रही है वो फाइनल मीडियम है, जिधर से इंसिडेंट हो रही है वो फर्स्ट मीडियम है। तो क्रिटिकल एंगल कब आएगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, जब रिफ्रैक्टेड रेज अलोंग द इंटरफेस चली जाएंगी, उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं साइन आई, आई को हम क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि अब ये क्रिटिकल एंगल अटेन कर लिया, अपॉन साइन आर, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो यहां से हमारे को मिल जाएगा साइन सी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, बिकॉज साइन 90 डिग्री हमारा कितना हो गया, 1। इफ सेकंड मीडियम इज एयर देन पुट μ2 इक्वल्स टू 1। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन μ1, और क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन μ1। ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर एक मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंडीशन फॉर टीआईआर। क्या कंडीशन है टीआईआर होने का? टीआईआर कब हैपन होगा? तो इसके लिए बेसिकली दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रेज शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम। क्यों भाई? इसलिए कि अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ नहीं जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे नहीं जाएगा। लेट्स से अगर ये रेयर था, ये रेयर था, ये डेंसर था, तो क्या होता? रेज जाती और उसके बाद नॉर्मल की क्लोज जाती। तो ये तो ओरिजिनल पाथ से अवे ही जा रही हैं, तो ये कभी इंटरनली रिफ्लेक्ट होने का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें। ये कब होगा? जब डेंसर टू अवे जाएगा तभी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने का चांस है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयरर, कम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड शुड पास टू रेयरर मीडियम। दूसरा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्यों? इसलिए क्योंकि ये रेज भी तो डेंसर से ही आ रही थी, लेकिन ये बाहर निकल जा रही थी। ये इंटरनली कहां रिफ्लेक्ट हो रही थी? इंटरनली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कब हुआ? इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ स्टार्ट कब? जब ये एंगल्स क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने लगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने लगा, तब ये क्रिटिकल एंगल हुआ। उसके पहले क्या हो रहा था? दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। हमें टीआईआर के लिए क्या चाहिए? उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो। वो कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। तो ये दो कंडीशन होता है टीआईआर का। अब ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। डायमंड, डायमंड में क्या होता है? ये डायमंड बहुत चमकता है, बहुत ग्लिटर करता है। क्यों? साइन नहीं करता। डायमंड साइन नहीं करता, उसमें अंदर लाइट कैद हो जाती है। उसकी कटिंग ऐसे होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है कि जब कोई रे उसमें एंटर करती है, किसी भी फेस से एक बार एंटर करी तो उसके बाद इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही थी हर सरफेस से। तो ऐसा लगता है वो रे जेल में कैद हो गई है। तो लाइट एनर्जी एक बार एंटर करती है और उसी में स्ट्राइक, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, दूसरे सरफेस से तीसरे, ऐसे ही स्ट्राइक करती रहती है, जिससे वो ग्लो करता है, जिससे वो ग्लिटर करता है। ठीक है, तो उसकी कटिंग ऐसी हुई होती है कि जिस सरफेस पे वो स्ट्राइक करता है, वो सरफेस पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है उस मटेरियल के लिए। तो लाइट हमेशा इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही होती है अलग अलग सरफेस से। तो ये एक टीआईआर का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, सबने रेनबो देखा होगा। रेनबो में होता क्या है? जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं। उनमें जब लाइट रे फॉल करती है तो व्हाइट लाइट फॉल करती है।
इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे डिस्पर्सन हो जाएगा, सारे व्हाइट लाइट अपने जो भी इंडिविजुअल कलर्स है उसमें वो सेपरेट हो जाएंगी, डिस्पर्सन हो जाएगा। अब डिस्पर्सन होने के बाद जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी ये लाइट रेज, तो यहां से इनको डेंसर टू रेयर जाना है, यहां से इनको डेंसर टू रेयर जाना है। और यहीं पे क्या होता है, इस एंगल पे स्ट्राइक करती हैं कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती हैं, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहां से व्हाइट लाइट आई, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन हो गया। अगर अब मान लो 7 कलर्स यहाँ पे आया और ये सारे क्या हो गए, ऐसे हिट कर रहे हैं कि इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तब ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये इंटरनली। और फिर इस सरफेस पे किसी दूसरे सरफेस से निकलेंगी, यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, इसलिए नहीं हुई। अगर होता तो हो जाता रिफ्लेक्ट। कोई ये ना सोचे कि ये सेम ड्रॉप है, यहाँ पे क्यों हो जा रहा है इंटरनली रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, इसलिए ये वापस फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इस लाइन का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन ये इधर जा रहा है रिफ्रैक्शन, इसका ये ओरिजिनल पाथ है, इधर जा रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन जिसकी वजह से डिस्पर्शन, यहाँ पे टी आई आर, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और जिससे डिस्पर्शन हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये टी आई आर का कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे लगता है। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, यहाँ पे जो वेव्स होती हैं उनको हम ऐसे फॉल कराते हैं कि ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करे, ये एक दूसरे मटेरियल का बना होता है और ये दूसरे मटेरियल का बना होता है, आपको कलर से दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर अलग मटेरियल का है, ये व्हाइट कलर अलग मटेरियल का है। तो इसमें रेज को हम ऐसे फॉल कराते हैं कि जब ये ब्लू और व्हाइट के इंटरफेस पे हिट करती हैं रेज, ब्लू और व्हाइट के इंटरफेस पे जब ये हिट करती हैं, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होता है, तो वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर हर बार ऐसा ही होता है, तो ये दूसरे मीडियम में ना जाके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन हो के आगे ट्रेवल करती हैं। कोई बताएगा ये व्हाइट वाले मीडियम और ये ब्लू वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैसा होगा, ऑब्वियसली ये ब्लू वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये डेंसर होगा। क्यों, क्योंकि टीआईआर होने के लिए डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, तो ब्लू वाला डेंसर होगा और व्हाइट वाला रेयरर होगा, ये तो तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए टीआईआर के। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ, ये एक टैंक है जिसके बॉटम पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, कंटेनिंग अ लिक्विड अप टू अ हाइट 1 मीटर, इसमें इस टैंक में 1 मीटर हाइट तक लिक्विड को भरा गया है। कह रहा है अ ब्राइट सर्कुलर स्पॉट इज सीन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इस पे कह रहा है एक ब्राइट सर्कुलर स्पॉट देखा जा रहा है।
कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड √2 है, तो कह रहा है उस सर्कुलर ब्राइट स्पॉट का रेडियस बताओ। सर्कुलर ब्राइट स्पॉट का रेडियस बताओ। क्या करें? ऐसा हो क्यों रहा होगा? ये रेज, ये जो सोर्स है ये तो 360, ये तो चारों ओर अपना रेज को निकाल रहा होगा, तो यहीं पे क्यों दिख रहा है एक सर्कुलर शेप में लाइट? क्यों दिख रहा है? इधर क्यों नहीं दिख रहा? इधर क्यों नहीं दिख रहा? वो इसलिए नहीं दिख रहा कि यहां से रेज आई, ये वर्टिकली बाहर चली गई, यहां से आई, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी रिफ्रैक्ट हुआ, ये भी रिफ्रैक्ट हुआ, ये भी रिफ्रैक्ट हुआ, ये भी रिफ्रैक्ट हुआ। जैसे ही यहाँ पे आए ये अलोंग द सरफेस चला गया। सिमिलरली ये जो, ये स्ट्रेट लाइन ये तो सीधी चली गई, ये कैसे हुआ? ऐसे चला गया, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे चला गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे चला गया। एक ऐसा पॉइंट आया दूसरे साइड में, दूसरे का ये तो सर्कुलर एक रिंग बना रहा होगा ना, तो 180 डिग्री ऐसा ही हो रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट आया, ये अलोंग द सरफेस चला गया। तो जो रेज इधर से आ रही हैं वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, जो रेज इधर से जा रही हैं वो भी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। रेज बाहर आ किधर से रही है? ये एक सर्कुलर लूप से आ रही है। अगर ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे हम? 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? √2। हमें निकालना है ये रेडियस की वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। तो अगर ये पी क्यू और ये क्यू एन क्या है? नॉर्मल एट दिस पॉइंट। क्यू एन इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्यू, और पीओ भी क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। तो ये दो पैरेलल लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। बिल्कुल हो गए। लो भाई, इसको हम लिख, इसको भी मैं थीटा लिख देता हूं। और थीटा क्या है? क्रिटिकल एंगल है। थीटा क्रिटिकल एंगल है। तो अब इस पी ओ क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है? आर, इसी, यही तो रेडियस हमें निकालना है, इसी रेडियस का तो ब्राइट स्पॉट दिख रहा होगा। ये एच, एच गिवन है। कितना गिवन है? एच हमारे को 1 मीटर गिवन है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने करा था, क्या 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 हमने करा था? साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। जब दूसरा मीडियम एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का म्यू है, तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन कैसे मिलेगा? साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना यहाँ पे। साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। यहाँ पे क्या है? थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/म्यू कितना है? √2 है। अरे इसे तो सीधा सीधा हमें पता है, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है? जब थीटा 45 डिग्री हो। अच्छा, तो इससे हमारे को ये मिल गया, थीटा जो है वो 45 डिग्री है। मीन्स ये एंगल 45 डिग्री है। अरे जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 ही होता है, दूसरा 45 ही होता है, तो तीसरा भी 45 ही हो गया ना। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये और ये दोनों बराबर है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो क्या मिल गया? रेडियस हाइट के बराबर हो गया। रेडियस किसके बराबर हो गया? हाइट के बराबर हो गया। कितना हाइट है? 1 मीटर। तो लो भाई, ये आंसर हो गया 1 मीटर। ठीक है। तो आई होप TIR सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। क्या क्या करा हमने? हमने पढ़ा कि TIR का मतलब क्या होता है, ये होता कैसे है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, TIR के लिए क्या कंडीशन है, एग्जाम्पल 2-3 देखे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।